कि वर्टिकल प्लेन में ये सेटअप है, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल प्लेन में सेटअप है और ये रॉड है स्लाइडर, और ये स्लाइडर वर्टिकल प्लेन में ही उसके लॉन्ग स्लाइड करेगा। एयर वेयर रेजिस्टेंस को सबको इग्नोर करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसे कैसे आएगा सर, ऐसे उड़ जाएगा। तो सब एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करेंगे तभी होगा। एयर वेयर अगर सब कुछ इग्नोर करते हैं, ये मानते हैं कि ऐसे क्या ये है, मान लो ये ऐसे नहीं है, ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये रिंग टाइप का है, फ्रिक्शनलेस है, मास m, लेंथ l है, और t इज इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज कर दिया गया, सिस्टम इज रिलीज्ड। तो रिलीज का मतलब होता है वेलोसिटी 0, और एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये सेटअप जो है प्लेन में है ऐसे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड velocity of slider or velocity of rod, velocity of rod as function of time. सर सर जो आपने बोला था यूनिफॉर्म फोर्स से पुल करने के लिए, वही वाला एप्लीकेशन होगा सर? सर यहाँ पे बस mg इक्वल टू fm हो जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक mg इज फील्ड। इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, वो होगा कि नहीं होगा वो तो देखना है ना, वो तो रजिस्टर के लिए था, यहाँ तो कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि दिस सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पे। तो velocity of rod as a function of time t, current in the circuit as a function of time t, charge on the capacitor as a function of time। तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी एक ही पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे। तो करना वही है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम। ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल है, थ्रू आउट है, लेंथ इसकी सफिशिएंट है, तो ये नहीं सोचना है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, लेंथ है सफिशिएंट। तो किसी टाइम t पे हम कंसिडर करते हैं कि ये रॉड जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस टाइम t पे t इज इक्वल टू t पे इसकी वेलोसिटी है v डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स तो इसके ऊपर एक्ट कर ही रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब ये वेलोसिटी अगर गेन किया है तो इस वेलोसिटी की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें कि वेलोसिटी गेन करता है, उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करती है, और उस करंट की वजह से फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसके अगर सर्किट डायग्राम को सोचेंगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ऐसे, ये है कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे एक बैटरी यहाँ पे मूविंग रॉड की वजह से फॉर्म होगी, तो V क्रॉस P, तो राइट की तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यस सर। की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। कैपेसिटेंस अगर हम इसका C एज्यूम करते हैं, कैपेसिटेंस C है, तो ये हो जाएगा BL इंटू V, उस मोमेंट की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। सर्किट में करंट जिस रेट से इस कैपेसिटर का चार्ज चेंज होगा वही करंट फ्लो करेगी, तो C इंटू वी, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वेलोसिटी से कंफ्यूज मत करो, ये Q इज इक्वल टू C इंटू ई, Q इज इक्वल टू सी, E इज इक्वल टू BLV। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना होता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम
सर ये क्या थोड़ी देर के बाद सर इसका ब्रेकडाउन चार्ज एक्सीड करेगा तो ब्रेक कर जाएगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर एक्ट कर रहा है mg। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, बैटरी ऐसे है, तो चार्ज चार्ज चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा। चार्ज अब टाइम के साथ अगर चेंज होना स्टार्ट करेगा तो करंट फ्लो होगी। अब इस करंट की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल बी साइन थीटा, बट यहाँ पे ये 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा आई एल बी, आई एल बी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं कि जो चार्ज है Q इज इक्वल टू सी इंटू ई, ई की वैल्यू है बी एल वी। तो जो चार्ज करंट होगा, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है कैपेसिटर के प्लेट का। तो दिस इज इक्वल टू सी बी डी वी बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रॉड विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा करंट इज इक्वल टू ए बी सी। सर एल ए बी सी एल, ये हो जाएगा एल बी है, हाँ एल बी है, तो ये हो जाएगा ए बी सी एल। आई इज इक्वल टू ए बी सी एल। अब ये तो मैं करंट का एक्सप्रेशन है, इसके बाद फिर हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहला तो हो गया ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से, दूसरा हो गया इसके फ्री बॉडी डायग्राम से। तो हो जाएगा एम जी माइनस आई एल बी, आई एल बी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आएगा एम जी माइनस आई, आई इज इक्वल टू ए बी सी एल। तो ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर इंटू सी। अब अनलाइक रजिस्टर, अनलाइक रजिस्टर, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ये एक्सेलरेशन एम जी एम बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये सब कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन हाँ सर, अप्लाई कर इक्वेशन ऑफ सकते हैं Yes, मोशन। sir. कि v इज यस इक्वल सर। टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है ये, तो ये हो जाएगा a इंटू टी। तो ये हो जाएगा एम जी टी डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। तो यहाँ से चार्ज, चार्ज अगर लिखना है तो ये हो जाएगी वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली लीनियरली इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे ही होता है, एटी ग्राफ। अब उसके बाद अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है, क्या यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी टाइप का कुछ अचीव होगा? टर्मिनल वेलोसिटी टाइप का अचीव होगा ही नहीं। नो सर। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा, करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो चार्ज अगर लिखना है तो Q इज इक्वल टू सी ई सी इंटू बी एल इंटू वी, वी हो जाएगा एम जी टी डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। चार्ज डायरेक्टली इंक्रीज करता जाएगा, तो ये तो पता है कि कैपेसिटर के ऊपर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, टाइम के साथ कुछ ना कुछ वो ब्रेक डाउन चार्ज अचीव करेगा। ब्रेक डाउन चार्ज अचीव करेगा तो वहां पे ब्रेक डाउन चार्ज अगर अचीव करता है तो वो ब्रेक कर जाएगा कैपेसिटर। बट थ्योरेटिकली क्या है कि वो मूव करता जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग जो है इंक्रीज होती जाएगी, चार्ज उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो कैपेसिटर में हमें याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी टाइप की सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। तो करंट जो है, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी उस सर्किट में, कांस्टेंट करंट। बी एल वी, वी को यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा चार्ज, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्यू वर्सेस टी, क्यू वर्सेस टी। तो कैपेसिटर में कोई भी लॉस नहीं है, कैपेसिटर में
किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, उस पर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और कंटिन्यूस, सर चार्ज का स्टोरेज बढ़ता ही जा रहा है, उसकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होती जा रही है, एक्सेलेरेशन उसका कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट भी एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, ABCL I इज इक्वल टू ABCL। तो बस इसमें वहां से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि कैपेसिटर में हमें चार्ज फाइंड करके करंट फाइंड करना पड़ेगा बस। उसके बाद बाकी सारे इक्वेशन सेम है, और यहाँ पे और रेजिस्टेंस से थोड़ा कन्वीनियंट है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन अवॉइड हो जाएगा। ये होगी इसकी सिचुएशन। ठीक है, यस सर। तो ये है कैपेसिटर के केस। सर हाँ सर आपने बोला एक टर्मिनल वेलोसिटी वाला टर्म, वो वाला फिर से बता देंगे? टर्मिनल वेलोसिटी इसमें नहीं अचीव होगा, यहाँ तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जहाँ पे कि फोर्सेस बैलेंस हो जाए। यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं है, हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी कभी अचीव ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया कैपेसिटर के केस। अब कैपेसिटर और रजिस्टर, अब एग्जैक्टली अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो ये दो वैरायटी थे इसमें पैरेलल रेल्स के। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइप के कुछ ना कुछ चेंज करके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इसको जो है सॉल्व करोगे, ये दो रजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, ये दो रजिस्टेंसेस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये R1 है और ये R2 है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये स्लाइडर है, स्लाइडर जो इसके क्रॉस मूव कर सकता है। इसको मान लो हमने इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दे दिया V0, इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, मास m एंड लेंथ l है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो क्या इसमें फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या रेजिस्टेंस वाले से रिलेट करके? भाई ये दोनों हैं तो यहाँ पे, वहां तो एक ही रेजिस्टेंस था, यहाँ क्या है, उसी दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल, कनेक्ट है। ये दोनों ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस में से कैसे पैरेलल, होते हैं? हाँ पैरेलल में है, तो बस सेम ही क्वेश्चन है। क्या चेंज है बस यहाँ पे, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस R2 बाई R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर देंगे। R1 प्लस R2, पैरेलल में बोल रहा आर, हूँ दो R1 दो अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होंगे ना। हाँ R1 प्लस R2। दोनों के हाँ क्रॉस सर। ये है। बाकी वैसे ही सेम सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसा हमने पहले किया था, सेम इक्वलेंट ये हो गया। हाँ सर। और मान लो इसमें, इसको अगर हम वर्टिकल प्लेन में प्लेस करें, वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में है और ये कंडक्टिंग रिंग है। सर हम जो रेजिस्टेंस वाला किया था उसमें सर तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हुआ था ना सर? हाँ रेजिस्टेंस में हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी अगर तो फोर्स अप्लाई करें। रेजिस्टेंस अच्छा अप्लाई किए थे इसलिए। हाँ सर, इसमें तो mg गिर रहा। एक सर्कुलर रिंग है जो रेल्स के कांटेक्ट में है हमेशा, और वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, रेडियस, अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है,
कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग इज फॉलिंग अलोंग द इन कांटेक्ट विद द पैरेलल रेल्स, पैरेलल वर्टिकल रेल्स, और मैग्नेटिक फील्ड भी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सर तो ये सेम सर्कल होगा जो सर, वो रॉड से रिप्लेस कर देंगे 2r लेंथ की। 2r लेंथ के रॉड से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, सोच लो। सर इधर तो फोर्स 0 हो जाएगा ना सर, वर्टिकल प्लेन में है, मैग्नेटिक फोर्स। वर्टिकल प्लेन में है, सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ भाई, तो सर ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। अच्छा, सर ये फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा, ठीक है। इसमें सर इसका ये वही स्ट्रेट रोड वाला होना चाहिए हम्म सर, स्ट्रेट रोड वाला ही अगर करते हैं तो इसमें तो फोर्स लगेगा। स्ट्रेट रॉड इस पोर्शन में मान लिया इसका कुछ रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका टोटल रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल कैपिटल R1 है, R0 है, R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप। अब ये t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में है, t इज इक्वल टू 0 से इसको रिलीज किया गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। तो मान लो अगर कोई ज्यादा सोचेगा तो ये भी हो सकता है कि पता नहीं ये रोटेट करेगा कि ट्रांसलेट करेगा। तो रोटेशन के लिए तो होना चाहिए कुछ टॉर्क। हाँ हाँ तो सर। टॉर्क रोटेशन तो तभी होगा जब टॉर्क होगा इसके इसके सेंटर ऑफ मास के अब अबाउट। मास का तो अब अगर मान लो जो भी है, अगर ये कांटेक्ट में है तो जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, या तो इसके लॉन्ग भी अगर हम मानते हैं, हालांकि इसके हाँ लॉन्ग तो एक्ट करेंगे नहीं, जो भी है, तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से ये फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स को फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं, तो ये mg तो इसके सेंटर पे ही एक्ट कर रहा है, और साइड से अगर ये दोनों फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा, जितना इसका एंटी क्लॉकवाइज में होगा उतना ही इसका क्लॉकवाइज में होगा, उतना ही। दोनों कैंसिल यस आउट सर। कर जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये तो क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि नेट फोर्स है डाउनवर्ड की तरफ, बट ये इसका कोई सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं है। तो ये पहली बात तो है कि इसका कोई रोटेशन नहीं होगा। डरना नहीं है, टेंशन में आ गया, अरे ये सब क्या चलने लगा। रोटेशन कुछ नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा कि मान लो कुछ टाइम के बाद तुम्हें ऐसा समझ में आया, ज्यादा सोचने लगे, तो ज्यादा सोचने के बाद फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ऐसे रोटेट करके नहीं जा सकता है। रोटेट करके नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि नो टॉर्क, नो रोटेशन, एज नो टॉर्क, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो किसी इंस्टेंट पे ये v स्पीड से मूव कर रहा है, तो v स्पीड से मूव कर रहा है और इसके रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा ये ऐसे कि ये तो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे ही, और इसके मोशन के वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा कितने का, BL इंटू वी। तो अगर बेंड शेप का कोई वायर है, कोई कर्व्ड वायर है, तो उसको क्या करना है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो है दो सेगमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे दो सेगमेंट हो जाएंगे। एक जो है इस अपर सेमी सर्किल के वजह से होगा, V क्रॉस P देखेंगे तो ये इसका हाफ रेजिस्टेंस R0/2 और ये EMF इंड्यूस हो जाएगा जो कि हो जाएगा B इंटू 2R इंटू V, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी एक EMF इंड्यूस होगा। सर्किट डायग्राम लॉजिकली वही पॉइंट बाय पॉइंट सोचो ना, पॉइंट बाय पॉइंट। बेंट वायर है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे, इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, इसमें एक EMF इंड्यूस। क्या दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगी? अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से देख लो, क्योंकि अगर ओवरऑल सोचते हो कि इसमें करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, तो क्या इसका जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है? इसका टोटल फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है, तो इस लूप में ओवरऑल नेट EMF 0 रहेगा। ये भी बताया कि अगर नेट EMF 0 रहता है तो क्या
इंडिविजुअल सेगमेंट पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक में पॉजिटिव हो जाए, एक में नेगेटिव हो जाए, जैसा कि यहाँ पे है कि इस सेमी सर्कल पोर्शन में लोअर वाले पार्ट में अगर देखेंगे लोअर हाफ में, तो ये हो जाएगा R0/2 और ये होगी ऐसे। तो ओवरऑल इस लूप में जितना इधर से पॉजिटिव जाएंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड भी 2BR/V होगा, ऐसा ये हो जाएगा R। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें जो है दो पैरेलल केवल बैटरीज कनेक्ट हो गई, बस एक्स्ट्रा चेंज क्या है, ऐसा करने से दो सेक्शन ऐड हो जाएंगे। तो दो सेक्शन ऐड हो जाएंगे तो इसमें तुम्हें याद होगा कि वो रोटेशन ऑफ रॉड में बताया था कि अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, दो पैरेलल आता है तो उसको सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर लेंगे। रेजिस्टेंसेस R/2 R/2, ईएमएफ सेम है, होगा और वो 2 तो यस सर। तो ईएमएफ तो सेम रहेगा, इसका ईएमएफ सेम रहेगा, बस इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी हाफ हो जाएगा। तो इसका जो सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिचुएशन। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R0/4 और यहाँ पे जो बैटरी होगी वो हो जाएगी 2BR/V। अब यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हो, इस मोमेंट पे जो करंट है, बाकी सारा प्रोसेस अब सेम हो सर जाएगा। ईएमएफ चाहिए ना? R प्लस क्या 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 सर नेट जीरो चाहिए ना? ईएमएफ चेंज होना चाहिए। सर सर जीरो ये होना पैरेलल में करंट है ना, E1/R1 E2/R2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं सर, लेकिन सर्कुलर लूप को हम ऐसे लिख रहे हैं ना रिकॉन्फ़िगरेशन करके। सर तो सर्कुलर लूप में तो ईएमएफ नेट जीरो होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी नेट जीरो है ना, सर्कुलर लूप के अंदर तो नेट जीरो है ना, उसमें तो कोई करंट तो फ्लो इसमें नहीं करेगी, भी 0 ही हो रहा है, इसमें तो जीरो है। सर्कुलर दोनों लूप पॉजिटिव टर्मिनल। लूप में करंट फ्लो नहीं करेगी, लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक बैटरी जिस सेंस में करंट सेंस दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों पॉइंट के क्रॉस रहेगा, इसके पॉइंट के क्रॉस जो है दोनों ये रहेगा ऐसे। कंडक्टिंग पाथ अगर हम एक प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो करंट यहाँ से ऐसे करंट जाएगी, यहाँ से करंट आई अगर फ्लो हो रही है ऐसे करंट आई, तो ये यहाँ पे आएगी, तो ये करंट क्या हो जाएगी, इस करंट के लिए दो पाथ, तो ये हो जाएगा I/2 और ये भी हो जाएगा I/2। दो पाथ है तो इसमें दोनों में करंट, तो यहाँ से देख लो मैग्नेटिक फोर्स इसमें जीरो नहीं आएगा। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से पार्ट से करंट ऐसे और यहाँ से पार्ट से करंट ऐसे, I/2 और यहाँ पे करंट है I। तो इस पे भी फिर से ILB L के लिए ले लेंगे टोटल लेंथ 2R, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा ILB। तो इस लूप के ऊपर देखो करंट ILB अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स I मतलब I/2, L मतलब 2R इंटू B अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम यहाँ पे भी सेम होगा, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस रिंग के ऊपर वो I इंटू 2R इंटू B। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम सोचते हैं तो ये रिंग है, रिंग में जो करंट फ्लो हो रही है, करंट के लिए इक्वल पाथ है। अब करंट यहाँ से अगर आई तो यहाँ से करंट हमें मिल जाएगी ILB I/2 इंटू 2R इंटू B और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस लोअर पोर्शन पे भी सेम I/2 इंटू 2R इंटू B, और फिर इसमें mg भी एक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन इसमें लिख लेंगे क्या, इक्वेशन I की वैल्यू ये है, उसके बाद फिर नेट फोर्स mg माइनस ILB इज इक्वल टू m इंटू A। अब ये सारी क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, इसको हमें वैसे का वैसे ही इंटीग्रेट करना है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से और ये सर्किट डायग्राम से। क्या आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? नहीं, हाँ सर कर लेंगे। ये a की वैल्यू I की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करना है, I की वैल्यू, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, और a को जो है dv/dt लिख लेना है, a इज इक्वल टू dv/dt
इज इक्वल टू mg माइनस i की वैल्यू, ये b l है। अच्छा l की वैल्यू क्या है, l तो 2 आ रही है, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर r स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाई r प्लस r नॉट बाई 4, ये हुआ होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो मास था, तो मास ऐसे। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना है dt बाई m, ये वेरिएबल dv बाई वही आ जाएगा ax प्लस b टाइप का इक्वेशन, mg माइनस 4b स्क्वायर r स्क्वायर v डिवाइडेड बाई r प्लस r नॉट बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई m। इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसी टाइप का फंक्शन आएगा जैसा रेजिस्टेंस में आता था, कि ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। अगर टर्मिनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर देना है mg से, तो डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये, क्यों? हाँ सर। यस सर। सर हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। स्ट्रेट है, सिंगल है, तो डायरेक्ट जो है ईएमएफ दिखा दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दिखा दिया। उसमें मिस्टेक के क्या चांसेस हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तुम उसको स्किप कर गए, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है फिर भी तुम ऐड कर दिए। अब ये हुआ, अगर रिंग विंग है तो पार्ट बाय पार्ट सोचोगे, तो ये दोनों हमने इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R नॉट बाई 4 हो जाएगा। यही सब मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर का है, जेई का। सर मेंस में जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, तो सेम फिर सही है। तो अब एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल गया कि रेजिस्टेंस पे हमारे पास दो टाइप के पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन देख के उस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लेना है कि अच्छा हाँ ठीक है इसमें ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा फोकस के साथ वो इक्वेशन लिखना है। अब इक्वेशन लिखने में जो ट्रिवियल स्टेप्स हैं, ट्रिवियल स्टेप्स मतलब क्लास में जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, वो ट्रिवियल स्टेप में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई सिली मिस्टेक ना हो। तब अगर एक्स्ट्रा अप्लाई करने के लिए एग्जाम में जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीज कोई पूछ सकता है, इसके दिमाग में क्या है, कौन सा वेरिएबल कहाँ से क्या सोच रहा है, वो चीज बिल्कुल कोई गेस नहीं कर सकता। इतना अगर गेस कर लेता तो फिर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट जो है वही 10 क्वेश्चन पढ़ा के काम खत्म। तो जो ट्रिवियल स्टेप्स हैं, जितनी चीजें तुम कर चुके हो बस उसमें 0 मिस्टेक करो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जितनी चीजें तुम्हारे आंख के सामने से जा चुकी हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो। तो ये हुआ रजिस्टर और कैपेसिटर अगर कनेक्ट होंगे तो पैरेलल रेल्स काम समझ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर का जब इंडक्टर पढ़ लेंगे तब उसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे कि उसमें कैसा उसका मोशन होता है। तो दो मैकेनिज्म हमारे उसमें हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के या ईएमएफ इंड्यूस होने के। अब दूसरा है, लास्ट है, थर्ड जो है वो है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो B इंटू ए भी हम लिखेंगे, B इंटू ए भी चेंज होगा। तो उसमें कुछ खास बात ये होती है जिसको आराम से सोचेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज EMI चैप्टर का एकदम लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट, ये है। ठीक है अभी है? हाँ सर। ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। ये किस टाइप का फील्ड है, ये है सिलिंड्रिकल रीजन में, सिलिंड्रिकल, ये टॉप क्रॉस सेक्शन है। तो जो रीजन है वो सिलिंड्रिकल टाइप का है, कंप्लीट सिलिंड्रिकल
इस टाइप का अगर इसको फोल्ड कर लेते हैं, मान लो सिलेंड्रिकल रीजन में है और हमें टॉप व्यू जो है दिख रहा है, मतलब ये फील्ड लाइंस जो है ऐसे एक्सटेंडेड है, तो हमें टॉप व्यू दिख रहा है, सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनटू द प्लेन्स है, इनटू द प्लेन्स है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रोहित अटेंडेंस ले लेना अभी। यस सर। हाँ, रेडियस है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन की, रेडियस है आर। बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यही इक्वेशन बताया था, यही इक्वेशन स्टार्टिंग में लेके कई सारा कैलकुलेशन हमने किए थे, लेंस लॉ और फिर एक जो है स्क्वायर लूप भी लिया था, जहां पे कि बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे है कि B इज इक्वल टू अल्फा टी है। अब टाइम के इसमें क्या करते हैं कि हम एक आर रेडियस का स्मॉल लूप ले लेते हैं, कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड है, ग्रेविटी वेविटी सब कुछ छोड़ देते हैं, सब भूल जाते हैं। अगर किसके प्लेन में, यहाँ पे मान लो किसी प्लेन में ही है, वहां पे एक स्मॉल कंडक्टिंग रिंग प्लेस्ड है, आर है। कंडक्टिंग रिंग के अब जैसे ही यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे, फैराडेज लॉ अप्लाई करोगे, तो फैराडेज लॉ से समझ में आएगा कि जो भी है इसका फ्लक्स हो जाएगा कुछ, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू बी होगा, और ये फ्लक्स जो है चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। डी फाई बाई डी टी करेंगे तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा पाई आर स्क्वायर इसका ईएमएफ होगा। इतना तो समझ में आता है फैराडेज लॉ से कि इसमें इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ सर। ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसका कुछ रेजिस्टेंस अगर है तो इसमें जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, करंट की हाँ डायरेक्शन सर। एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब ऐसे सोचो कि जब मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, T इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, उस मोमेंट पे तो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि अभी मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुआ होगा उससे पहले वो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में होगा, वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा क्यों, थर्मल वेलोसिटी तो है उसके पास, बट थर्मल का एवरेज क्या होता है, 0, तो थर्मल की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बिफोर स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो हमें ये समझ में आ रहा है करंट तो फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कराने के लिए जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कैसे हुआ, ये तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ की, कोई पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है, उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला है कौन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्स जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। और बोलेंगे सर प्लीज। अबे एक बार तो बोल लें तो पहले सर एक बार और